हेलो एवरीवन। आज हम कॉमन सोर्स JFET एम्पलीफायर का लो फ्रिक्वेंसी पर AC एनालिसिस देखेंगे। देखिए, मैंने सबसे पहले JFET का कॉमन सोर्स मोड में कॉन्फ़िगरेशन बनाया हुआ है। देखिए, ये JFET हो गया, मैंने N चैनल JFET माना है मैंने, और इसकी बाइसिंग कर दी दो रेजिस्टेंस R1 और R2 की सहायता से। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में इसको लगाया है। फिर इसको एक इनपुट AC सोर्स VS और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस RS द्वारा एक कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, और एक लोड रेजिस्टेंस को एक कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट किया। कैपेसिटर कनेक्ट करने का ये कारण है कि जब DC बाइसिंग हो, जब DC एनालिसिस करेंगे तो इसके एक्सटर्नल जो AC सोर्स है और लोड है उसका कोई भी इसके DC बाइसिंग पे इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब AC एनालिसिस करेंगे तो ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो ये कैपेसिटर एज ए ब्लॉकिंग कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। अब कॉमन सोर्स में क्या होता है? कॉमन सोर्स में सोर्स तो दोनों में कॉन्फ़िगरेशन कॉमन रहता है। देखिए, हमें पता है JFET में 3 होते हैं टर्मिनल, एक गेट, एक सोर्स और ये ड्रेन। अब कॉमन सोर्स में सोर्स तो रहता है कॉमन, और गेट पे क्या दिया जाता है? इनपुट, और इसके ड्रेन पे लिया जाता है आउटपुट। इस कॉन्फ़िगरेशन का AC एनालिसिस करने के लिए पहले हमें JFET का लो फ्रिक्वेंसी या स्मॉल सिग्नल मॉडल हमें पता होना चाहिए। देखिए, JFET का सिंप्लीफाइड जो स्मॉल सिग्नल मॉडल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हम JFET को एक नॉर्मल इस सर्किट द्वारा बदल सकते हैं। देखिए, ये G गेट हो गया, ये सोर्स, इस ये हम आइडियली क्या मानने चलते हैं कि इसके गेट पे जो करंट है दैट इज IG इक्वल टू 0। गेट करंट 0 है, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे ये ओपन सर्किट बनाया हुआ है। इसके जो करंट ये एम्पलीफाई कर दे रहा है दैट इज GM इंटू VGS, एंड R0 इसका आउटपुट रेजिस्टेंस है, उससे इसको रिप्लेस किया हुआ है। तो हम एक JFET को हमारे एनालिसिस में इससे रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले AC एनालिसिस के लिए ये जानना ज़रूरी है कि AC एनालिसिस करने के लिए हम करते क्या हैं और इसमें लो फ्रिक्वेंसी के कारण क्या होने वाला है। AC एनालिसिस करने के लिए इसमें जो भी DC सोर्सेज लगाए जाते हैं उन DC सोर्सेज को ग्राउंड से रिप्लेस कर दिया जाता है सबसे पहले। तो फिर देखिए, AC एनालिसिस करेंगे तो AC एनालिसिस में जितने भी एक्सटर्नल कैपेसिटर है ये केवल DC सिग्नल को रोकते हैं, AC को नहीं रोकते हैं, AC को पास होने देते हैं कैपेसिटर्स। तो ये आइडियली बात करें तो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। तो देखिए, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और इसको हम जब ग्राउंड कर देंगे तो ये ग्राउंड यहाँ पे हो गया, और ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये RS बाईपास हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट सर्किट की तरह हो जाएगा, और ये CD बाईपास होकर ये लोड से क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। तो AC एनालिसिस करते समय हमें सभी DC रिसोर्सेज को ग्राउंड से रिप्लेस करना होता है, और कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट आइडियली रिप्लेस हम कर सकते हैं। तो हम AC एनालिसिस जब भी करेंगे तो हम इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। दूसरी चीज़, अब इसमें लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस से क्या हो रहा है? लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में हमको पता है, देखिए XC इक्वल टू क्या होता है? 1/J⍵C, मतलब 1/J2πfc। देखिए, जब फ्रिक्वेंसी लो होगी तो हमारा XC क्या होगा? बहुत हाई होगा। लो फ्रिक्वेंसी पे XC हाई, मतलब अगर हम आइडियली बात करें तो हमारा XC क्या होगा? इन्फानाइट होगा। XC इन्फानाइट होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज ए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जो JFET के जो इंटरनल कैपेसिटेंसेस होते हैं, जो कि हम इस मॉडल में नहीं दिखा रखा है, वो सभी इंटरनल कैपेसिटेंसेस जो इसके इंटरनल जो कि G गेट और ड्रेन के बीच में होगी या गेट और सोर्स के बीच में होगा, वो क्या हो जाता है? ओपन सर्किट हो जाता है। तो इसलिए इसका इंटरनल कैपेसिटेंस का इफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो हमारे मॉडल में हमने कहीं भी इसको कंसिडर नहीं किया है, कैपेसिटेंसेस को कंसिडर नहीं किया है। तो लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में हम इसके इंटरनल कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत हाई वैल्यू होती है। अब देखिए,
तो AC एनालिसिस करने के लिए हमने जो सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया वो ये बन चुका है। अब इसका हम मॉडलिंग करेंगे। तो मॉडलिंग करने के लिए देखिए JFET जहाँ पर है उस JFET का हमने पहले मॉडल बनाया। देखिए केवल इतना सा मॉडल बनाया मैंने, GS GM VGS एंड R0। इसके अलावा जो भी इससे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं उसको इस मॉडल में जोड़ देंगे। जैसे ये R1 R2 जुड़ा हुआ था, मैंने R1 R2 पैरेलल में है तो R1 इन पैरेलल विथ R2 लिखा है। इससे सीरीज में एक RS जुड़ा हुआ है, RS और एक सोर्स VS जुड़ा हुआ है। इस मॉडल के देखिए आउटपुट साइड में देखिए एक RD और एक ग्राउंड के बीच में, मतलब इसके ड्रेन और ग्राउंड के बीच में ये जुड़ा हुआ है। तो ये टर्मिनल हमारा कौन सा हो गया, ड्रेन, और ग्राउंड कहाँ है, नीचे सोर्स पे है। तो देखिए ड्रेन और ग्राउंड के बीच में एक तो मैंने RD कनेक्ट कर दिया। RD को किसी भी डायरेक्शन से कनेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए RD इसी तरह से रहेगा। जबकि RL देखिए ये भी कहाँ है, इस ड्रेन और ग्राउंड के बीच में है, तो ये भी इसके पैरेलल में आ जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज जो ओवरऑल आएगी वो कहाँ आएगी, हमारी RL के अक्रॉस आएगी। ठीक है। और यहाँ पे RI और RO ये इनपुट रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये दिखने वाला आउटपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट इम्पीडेंस है। अब देखिए इसमें जो ये RO, RD और RL ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो इनको एक मैंने रेजिस्टेंस नया मान लिया RL डैश। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका वोल्टेज गेन निकालेंगे। तो वोल्टेज गेन निकालने के लिए हम इस सर्किट को क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सबसे पहले ये तीन जो पैरेलल रेजिस्टेंस थे इनको एक सिंगल रेजिस्टेंस RL डैश में कन्वर्ट कर दिया। तो RL डैश क्या हो गया मेरा, R0 इन पैरेलल विथ RD इन पैरेलल विथ RL। ठीक है। और मैं VGS, ये देखिए बाकी सेम सर्किट मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है मेरा, आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या है मेरा, V नॉट, और इनपुट वोल्टेज क्या है मेरा VS। तो आउटपुट वोल्टेज मेरे को निकालना है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा मेरा, देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इसमें से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज क्या होगी, मेरी V नॉट होगी। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, इसमें से बहने वाली करंट। जैसे मैंने मान लिया इसमें से करंट क्या बह रही है, I। तो देखिए ऊपर से करंट जाएगी जब भी इसका ऊपर का सिरा पॉजिटिव आएगा और नीचे का सिरा क्या आएगा, नेगेटिव। देखिए करंट हमेशा पॉजिटिव से एंटर करेगी किसी भी डिवाइस में, मतलब ये जैसे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टर में ऊपर से एंटर करेगी, तो ये ऊपर की तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव, और नीचे क्या आएगा मेरा, नेगेटिव। अब देखिए जो ये करंट है, ये करंट केवल इसमें से फ्लो होगी, इसको और कोई बात नहीं मिल रहा है, यही क्लोज सर्किट है। तो कंप्लीट ये करंट इसमें से फ्लो होगी। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पे, I इक्वल टू GM VGS। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखिए ये इधर से अपोजिट एंटर कर रही है, तो ये माइनस ऑफ GM VGS। अब मैं यहाँ पे V आउट निकालने की बात करूँ तो V नॉट क्या होगा मेरा, V इक्वल टू I इंटू RL डैश। आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस ऑफ GM VGS, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, RL डैश। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा क्या हो जाएगा, V नॉट। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए V नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ GM VGS इंटू RL डैश। और RL डैश क्या था मेरा, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, R0 इन पैरेलल विथ RD विथ पैरेलल विथ RL। ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट साइड हुआ, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब लेकिन मेरे को अल्टीमेटली करना क्या है, V नॉट बटा VS निकालना है, आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज निकालना है। अभी देखिए मेरे पास आउटपुट वोल्टेज तो आ गया, लेकिन इनपुट साइड वोल्टेज ये VGS पे डिपेंड कर रहा है ये, लेकिन अभी VS नहीं आया मेरा। तो इस VGS की वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए ये VGS कैसे कैलकुलेट होगा, मैं इनपुट साइड जाके देखूंगा। देखिए ये मेरा VGS है, ये VGS क्या हो रहा है, देखिए ये मेरा वोल्टेज सोर्स VS है, जो कि इन दोनों में रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और जो VGS है वो क्या है, R1 और R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वही हमारी क्या है, VGS है। तो अगर मैं R1 पैरेलल विथ R2 वाला जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज निकाल लूँ तो मेरी VGS आ जाएगी। तो VS देखिए दो सीरीज रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिवाइड हो रही है, तो वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके अक्रॉस निकालना है वो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई अप्लाइड वोल्टेज, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। देखिए जिसके अक्रॉस निकालना है वो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई जिसको मेरे को डिवाइड करना है। तो ये आ गया मेरा VGS। अब ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, इस VGS को मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। तो मेरा आउटपुट वोल्टेज माइनस GM R1 इन पैरेलल विथ R2, R1 पैरेलल R2 इंटू प्लस RS इंटू ये देखिए VS, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दिया। तो ये इसमें देखिए V नोट भी आ गया मेरा, VS भी आ गया। इस VS को मैं इसके नीचे ले जाऊँ तो V नोट बटा VS
जो रहेगा ये बाकी बचा रहेगा, यही मेरा क्या है, वोल्टेज गेन है। तो मुझे वो जो वोल्टेज गेन निकालना था, आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज, तो अब वी नॉट बटा वी एस, यही मेरा क्या हो गया, ओवरऑल वोल्टेज गेन हो चुका है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखना चाहें, जो कि नॉर्मल केसेस में क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो देखिए वहाँ पर अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है तो वहाँ पे हम आर एल को जनरली कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं और आर एस को भी लगभग जीरो मान के चल रहा होता है। तो हमने मान लिया उस केस के लिए कि किसी क्वेश्चन में अगर आर एस की वैल्यू जीरो दी हुई है और आर एल वहाँ पर नहीं दिया हुआ है या आर एल को ओपन सर्किट दिया हुआ है, उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए आर एस की वैल्यू जीरो से रिप्लेस करोगे तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे, जी एम बचेगा। और आर एल अगर वहाँ ओपन सर्किट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर नोट इन पैरेलल विथ आर डी है, आर नोट इन पैरेलल विथ आर डी बचेगा। इसको हम क्या ले सकते हैं, आर नोट आर डी अपॉन आर डी, आर नोट प्लस आर डी। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। तो मेरा ओवरऑल गेन जो आया है वो ई माइनस जी एम आर नोट आर डी अपॉन आर नोट प्लस आर डी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आर एस की वैल्यू स्मॉल है, लेकिन आर एल अगर मुझे दिया हुआ नहीं है उसी केस में, मुझे आर एल दिया हुआ होगा तो मुझे इसको यूज़ करना होगा। ठीक है। अगर हम इसी सर्किट में इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस निकालना चाहें तो देखिए इनपुट इम्पीडेंस अगर मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है इनपुट इम्पीडेंस, तो उस केस में क्या होगा, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है यही मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट इम्पीडेंस हो जाएगा। अगर वो मुझसे कहे कि यहाँ निकालना है तो इसके सीरीज़ में आर एस जुड़ जाएगा। बाकी यहाँ पे आ रहा है ये निकालना है तो ये आर वन इन पैरेलल विथ आर टू मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आर वन इन पैरेलल विथ आर टू। वहीं आउटपुट इम्पीडेंस मुझे निकालना है। तो देखिए आउटपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, आउटपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज, इनपुट साइड पे जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे होते हैं उन्हें उनके इंटरनल इम्पीडेंस द्वारा बदल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक वोल्टेज सोर्स वी एस लगा हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा किससे, इसकी इंटरनल इम्पीडेंस। आइडियली क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जीरो से, तो जीरो क्योंकि इसकी इंटरनल इम्पीडेंस आर एस कंसिडर की हुई है, तो यहाँ आर एस से एक रिप्लेस किया जा सकता है या इसको ग्राउंड शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है। देखिए तो इसको आर एस और इसको शॉर्ट सर्किट से बदल दिया, बाकी आर वन पैरेलल विथ आर टू रह गया। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, आर, मैंने यहाँ पे आर एल को कंसिडर नहीं किया है, तो उस केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसमें ये जी एम किस, ये करंट सोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वी जी एस पे, वी जी एस पे डिपेंड कर रहा है। वी जी एस की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स ही नहीं है तो कोई वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रही है, तो वी जी एस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। किसी करंट सोर्स की वैल्यू अगर जीरो है तो उसका मतलब होता है ओपन सर्किट, उसका मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये ओपन सर्किट हो गया। तो देखिए आर नोट और आर डी बचेंगे पैरेलल में, तो मेरा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल के आएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस, वो क्या निकल के आएगा, आर नोट इन पैरेलल विथ आर डी। अगर आर एल दिया हुआ है तो इसके पैरेलल में आर एल और आ जाएगा।